Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the function of hospital. अभी तक हमने हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा कि हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, वह किस तरीके से सुचारू रूप से चलता है ना। तो उसके क्लासिफिकेशन में हमने देखा हॉस्पिटल कितने कितने प्रकार का होता है बेस्ड ऑन देयर ओरिएंटेशन, बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर नॉन क्लिनिकली बेसिस, बेस्ड ऑन देयर क्लिनिकली बेसिस। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल के बारे में हमने पढ़ाई किया है। उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल कि हर हॉस्पिटल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह किस तरीके से काम करता है। जो गवर्निंग बॉडी होता है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके बारे में हमने पढ़ा, उसको कैसे चलाया जाता है। हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट होता है, ट्रस्टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। उसके बाद उसके अंतर्गत जो हेड ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज होता है, हेड ऑफ फार्मेसी होता है, हेड ऑफ नर्सिंग होता है, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग होता है, हेड ऑफ अदर मेंटेनेंस के लिए होता है। उसके अंतर्गत जितने भी आते हैं वह हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंतर्गत वर्किंग करते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं देयर आर फ्लोइंग फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल्स। जैसे कि मैंने हॉस्पिटल के बारे में बताया, मॉडर्न हॉस्पिटल के बारे में बताया, हॉस्पिटल इज ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजमेंट where the medical or the surgical care and treatment is provided to the ill or injured patient by the team of the trained staff used in the specific equipments। तो इस तरीके से हमने हॉस्पिटल के बारे में जाना, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ होते हैं, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के। अब हम जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वह किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं स्टूडेंट्स फंक्शन के बारे में कि हॉस्पिटल के जितने भी अलग अलग प्रकार के जो स्टाफ होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉस्पिटल का मेन पर्पस क्या होता है, पेशेंट को केयर करना। द मेन फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल इज टू प्रोवाइड द केयर टू द इल एंड इंजर्ड पेशेंट एंड रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स। तो जो हॉस्पिटल का मेन काम क्या रहता है, किसी भी पेशेंट को ठीक करना, उसका उपचार करना, उसका इलाज करना। अगर वो इंजर्ड हो गया है तो उसको स्वस्थ करके भेजना, अगर वह बीमारी है, उसको कोई डिसीज़ है तो उस डिसीज़ से रिलेटेड रोकथाम, केयर करना, ट्रीटमेंट करना, प्रिवेंशन करना, इस सब चीज़ के बारे में मेन वह हॉस्पिटल का एम रहता है। ये जो मेन फंक्शन होता है हॉस्पिटल का, वह एक टीम की तरह काम करते हैं। सभी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, क्लिनिकली सर्विसेज होते हैं, फार्मेसी होते हैं, नर्सिंग होते हैं, तो ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, उससे रिलेटेड अपना अपना काम करते हैं। जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट अपना नर्सिंग स्टेशन देखेगा, जो हेड ऑफ मेंटेनेंस है पूरा हॉस्पिटल का मेंटेनेंस देखेगा। हेड ऑफ फार्मेसी मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन पेशेंट को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सही समय पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सही पेशेंट को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सब चीज़ के बारे में वह अपने वर्क को प्रॉपर वे पे करता है। और सभी अपना अपना काम करते हुए जो पेशेंट रहता है वह उसको ठीक करना या फिर स्वास्थ्य
करना मेन एम रहता है सभी डिपार्टमेंट का। जैसे क्लिनिकली सर्विसेज है, इसमें डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें वह उसका डायग्नोस करते हैं, प्रॉपरली उपचार करते हैं। जितने भी अलग अलग टेस्ट होते हैं उसको वह सजेस्ट करके उसका डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फार्मेसी स्टाफ पर्टिकुलरली उसका डिसीज से रिलेटेड मेडिसिन प्रोवाइड करता है। नर्सिंग स्टेशन जो है या नर्सिंग स्टाफ जो है वह उसको पर्टिकुलरली सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स हैं, वह उसका जितना भी बिल है उसके बारे में देखते हैं। आसपास होने वाले हाउसकीपिंग्स, फाइनेंस, रिकॉर्ड, रिस्टोर एंड परचेसिंग के बारे में वह अपना काम करते हैं। और एक मेन होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है इन सभी का। और उसके ऊपर होता है ट्रस्टी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि अपना हॉस्पिटल का सभी जिम्मेदारी अलग अलग डिपार्टमेंट में देता है, लेकिन सभी का मेन काम या मेन एम रहता है टू ट्रीट द पेशेंट्स एंड केयर। सेकंड वन हम देखते हैं मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च दूसरा फंक्शन है मेडिकल रिसर्चेस। द हॉस्पिटल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द मेडिकल रिसर्च। इट्स हेल्प इन द डेवलपिंग द न्यू मेथड फॉर ट्रीटमेंट। Some common area of the research are development of a new techniques in surgery, laboratory, diagnosis process, etc. तो जो दूसरा फंक्शन होता है हॉस्पिटल का वह मुख्य होता है रिसर्च करना, जो कि रिलेटेड रहता है किसी भी सर्जरी से रिलेटेड रहता है, लेबोरेटरी से रिलेटेड रहता है, डायग्नोसिस प्रोसेस से रिलेटेड रहता है। आज के ज़माने में जो रिसर्च मेडिकल रिसर्च है वह बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से हमारे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में नए नए डिसीज़ आ रहे हैं, नए नए वायरस आ रहे हैं, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, उसको देखते हुए मेडिकल रिसर्च प्रोवाइड करना सभी हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी है। ये मेडिकल रिसर्च लेकिन सभी हॉस्पिटल नहीं कर पाते, कुछ पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड मोस्टली देखा जाए तो गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल सेंट्रलाइज या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रलाइज हॉस्पिटल ही ये जो मेडिकल रिसर्च का काम करते हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें मेडिकल रिसर्च बहुत ही कम परसेंटेज में देखा गया है। तो मेडिकल रिसर्च जो है आज के वातावरण को, जैसे कोरोना से पीड़ित है पूरे भारत के साथ साथ वर्ल्ड, और यह बहुत ही दयनीय स्थिति होती जा रही है, इसको देखते हुए मेडिकल रिसर्च जो है सभी हॉस्पिटल में कंपलसरी कर देना चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट है वह सर्जरी, लेबोरेटरी, डायग्नोसिस एंड प्रोसेस से रिलेटेड रहता है। अब हम अगला फंक्शन देखते हैं हॉस्पिटल का, पब्लिक हेल्थ। मतलब हॉस्पिटल शुड support all the activity carried out by the various public health and voluntary agencies like blood donation camps, immunization programs, health checkups, etc. तो यहाँ पे हम तीसरा फंक्शन देखते हैं हॉस्पिटल का, जिसमें यह भी बहुत ज़रूरी है और मुख्य भूमिका निभाता है, जिसमें इनका मुख्य काम यह रहता है कि जितने भी पब्लिक हैं उनको अवेयर करना डिसीज़ के बारे में, और अवेयरनेस के साथ साथ उसको एजुकेट करना, और बहुत सारे कैंप लगाना। कैंप के माध्यम से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल्स या फिर प्रोजेक्टर के थ्रू डिसीज़ के बारे में बनाना, उससे कैसे बचे रह सकते उसके बारे में बताना, एडवर्टाइजमेंट करना न्यूज़पेपर के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, और हेल्थ चेकअप का कैंप भी विभिन्न एरिया में हॉस्पिटल के द्वारा लगाया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा जो
हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है उसमें ब्लड को डोनेट किया जाता है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट्स रिलेटेड हॉस्पिटल्स में, या फिर पब्लिक के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप रख के पब्लिक को इंक्रीज या फिर मोटिवेट किया जाता है ताकि वह अधिक से अधिक अपना ब्लड डोनेट करे और जिनको आवश्यकता है ब्लड की उसको ब्लड पहुंच सके। बहुत सारे हॉस्पिटल्स वीकली, मंथली या फिर ईयरली हेल्थ चेकअप प्रोग्राम रखते हैं। यह प्रोग्राम कहीं भी रखा जा सकता है, यह अलग अलग पैमाने पे होता है, जैसे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। छोटे लेवल पे हम गार्डन में जाके हेल्थ चेकअप, शुगर चेकअप, बॉडी वेट से लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है विद द हेल्प ऑफ हाई इक्विपमेंट फॉर द इंटरनेशनल लेवल, वह भी हम कर सकते हैं। तो जो हॉस्पिटल रहता है वो पब्लिक हेल्थ को अवेयर करने के लिए ये सब पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा है हॉस्पिटल का ट्रेनिंग प्रोग्राम। द हॉस्पिटल शुड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द नर्स, फिजिशियन, लैब टेक्नीशियन and other staffs. The training program should be arranged periodically under the supervision of the experienced person. तो जो हॉस्पिटल का चौथा महत्वपूर्ण फंक्शन यह है कि वह ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और जितने भी स्टाफ होते हैं उनके लिए। और यह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वह सुपरविज़न में होना चाहिए। सुपरविज़न में जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर फार्मासिस्ट है, सीनियर नर्स हैं, who have the degree from that particularly training, so that we make the good and specialized training for the nurse, physician and lab technician, pharmacy, nursing and A&M staffs. उसके बाद हम देखते हैं पांचवा, फिफ्थ, एजुकेशन। द हॉस्पिटल फिफ्थ फंक्शन इज एजुकेशन। द हॉस्पिटल कैन बी कंसिडर एज ए वर्कशॉप where the student learn by the observation under the guidance of the superior and senior staff. इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली जैसे हम एम्स में देखा गया है, सिम्स में देखा गया है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल के साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जो सीनियर जो डॉक्टर्स होते हैं और जूनियर डॉक्टर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशन, जैसे MBBS का कोर्स होता है, इसके जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसको मोस्टली देखा गया है कि सीनियर जो डॉक्टर स्टाफ होते हैं वह अलग अलग लेक्चर लेते हैं, जो कि अलग अलग स्पेसिफाइड अपने अपने डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे ENT, आर्थोपोडिक्स, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एक्सपर्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ETC। तो जो अलग अलग चैप्टर होते हैं वह हर क्लास में जा के अपना लेक्चर देते हैं। इस प्रकार एजुकेशन भी हॉस्पिटल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं
6 द एजुकेशन टू पेशेंट्स। उसके बाद हम डॉक्टर को तो एजुकेट कर दिए, बट पेशेंट को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के स्थिति को देखते हुए आज जो कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, तो उसका अभी तक कोई निवारण या फिर कोई टीका या टेबलेट्स वगैरह कुछ भी अभी राइट नाउ नॉट अवेलेबल। तो सिर्फ एक ही तरीका है इससे बचने का, जिससे जो मनुष्य है, स्वस्थ मनुष्य है, वह उसके चपेट में ना आए वायरस के, वह है एजुकेशन। मतलब पेशेंट को एजुकेट या फिर पीपल को, जो मनुष्य है उसको एजुकेट करना है, ताकि वह उससे रिलेटेड गलतियां ना करे, जिससे यह डिसीज़ फैलता हुआ जा रहा है। तो कोरोना को न कंट्रोल किया जा सकता है, न ही अभी मारा जा सकता है, न उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसका भी एक ही उपचार है, अवेयरनेस टू द पीपल फॉर द वायरस। उसी प्रकार डिफरेंट डिसीज़ के लिए डिफरेंट कंडीशन के लिए जो पेशेंट्स होते हैं प्लस पीपल होते हैं, उसको एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमारे फार्मासिस्ट जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पर्टिकुलरली प्रिस्क्रिप्शन लिख के डिसीज से रिलेटेड वह फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन पेशेंट को समझ में नहीं आता कि कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, कोई भी मेडिसिन कब लेना है, खाली पेट लेना है या खाने के बाद लेना है। इस तरीके से वह एजुकेट नहीं करता डॉक्टर, लेकिन इसमें फार्मासिस्ट बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। यह पेशेंट के साथ काउंसलिंग करता है और पूरे डिसीज़ के बारे में बताते हुए कोई भी उस डिसीज़ से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में भी वह पेशेंट से डिस्कस करता है। तो इस तरीके से जो कि फार्मासिस्ट जो है वो हॉस्पिटल का ही मुख्य भाग है ना। तो द एजुकेशन टू द पेशेंट, it is the most important function of the hospital to provide the education to patient related to the disease, hygiene and diet। तो डिसीज़ के बारे में तो बताता ही है, हाइजीनिक कंडीशन के बारे में भी बताता है, कैसे कि दूर रहें, हाइजीन कैसे रहें, अगर खुद को हो गया है तो परिवार को किस तरीके से हाइजीन रखना है, और डाइट्स के बारे में कि क्या क्या खाना है ना। ये जो है वो मुख्य फंक्शन होता है किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का। सातवां फंक्शन देखते हैं हम हॉस्पिटल का, जिसमें रिहेबिलिटेशन के बारे में बताया गया है। हॉस्पिटल कैन स्टार्ट द रिहेबिलिटेशन सेंटर थ्रू द विच द पेशेंट्स ऑफ द कैंसर, एड्स, लेप्रोसी और द अल्कोहल एडिक्शन etc कैन बी ट्रीटेड। तो जो इस तरीके के जो पेशेंट है, कैंसर, एड्स, लेप्रोसी, अल्कोहल एडिक्ट जो पेशेंट्स हैं, उसको ट्रीटमेंट के लिए रिहेबिलिटेशंस भी हॉस्पिटल का फंक्शन है, जिसमें डिफरेंट डिसीज से रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और इसके साथ ही जो काउंसलिंग के द्वारा पेशेंट को मोटिवेशन किया जाता है और हेल्थ के लिए एजुकेट किया जा सकता है। इसके बाद आइए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं द फंक्शन ऑफ द मॉडर्न हॉस्पिटल। ए मॉडर्न हॉस्पिटल इज़ अ मच मोर देन द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट सिंस इट exercise greater influence on the surrounding. First of all, it raises the quality care and the general standard for the medical practitioner. तो जो ये जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके रखता है फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट्स। इट इज़ द सेंटर ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ एंड द कंट्रीब्यूट्स ए ग्रेट डील टू प्रिवेंटिंग एंड द सोशल मेडिसिन। तो जो ये जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स होते हैं वह जो हेल्थ से रिलेटेड कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रेटर डील विद द प्रिवेंशन एंड द सोशल मेडिसिन। The lower the incidence of the disease through the early detection and the immediate treatments, और यह जो डिटेक्ट करके किसी भी डिसीज़ को जल्दी से जल्दी
उसको ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज़ द लिंक बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द पॉलिसी मेकर। और यह जो है हॉस्पिटल होता है, मॉडर्न हॉस्पिटल होता है, वह जो है वो पॉलिसी मेकर और जनरल पब्लिक के बीच जो है वह सेतु का काम करता है, इन दोनों के बीच लिंक का काम करता है। इट्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेडिकल साइंस। और यह जो मेडिकल साइंस होता है उसको इनिशिएट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। डॉक्टर एंड नर्सेस रिसीव देयर ट्रेनिंग इन द लार्ज ट्रेनिंग हॉस्पिटल, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि डॉक्टर नर्स जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं। द बिगर हॉस्पिटल कोऑपरेट्स विद द स्मॉलर हॉस्पिटल। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो छोटे छोटे हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके आगे अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर जो है वो हेल्पफुल होता है इसके मायने में। स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोऑपरेट विद द जनरल हॉस्पिटल्स, प्रोवाइड द हॉस्पिटल कोऑपरेट विद द पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड द होल ट्रेंड इज टूवर्ड द इंटीग्रेशन। तो जितने भी छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं और जो जनरल हॉस्पिटल होते हैं वो स्पेशलाइज हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके पेशेंट को अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट, केयर एंड काउंसलिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। सो डेट स्टूडेंट्स, आज हमने फंक्शन ख़त्म कर दिया हॉस्पिटल का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।